तो अंदर जब सेल के अंदर जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके सेल के इनर सर्किट। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा। हु विल टेक द फर्स्ट हॉट सीट? कौन आंसर करेगा पहले? राबिया, आप आंसर करोगी पहले? सर कर देती हूँ। अच्छा देखें, बेसिकली क्योंकि वो जो वाइवा के जो क्वेश्चंस है ना, सॉरी, जो हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन वाला, वो तो काम इस वक्त यहाँ पे नहीं हो सकता। अ, लेकिन मैं आपको उससे मिमिक करके बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जो जो सवालात आपने ना हिस्ट्री से एक्सट्रैक्ट करने थे ना, वो मैं आपको बताऊंगा, और वहां से आगे आपने वाइवा को लेके चलना है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, आपने आपके पास एक 50 ईयर मेल था। आपने जब उसकी हिस्ट्री ली है ना, तो ही इज हाइपरटेंसिव सिंस 10 years ऑन एमलोडिपिन 5 मिलीग्राम प्लस बिजोप्रोलोल 5 मिलीग्राम प्लस एस्प्रिन। ओके। और उसके बाद जो उसकी फाइंडिंग थी कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो इनसिग्निफिकेंट था। ठीक है। अ, एक मिनट please। ठीक है। उसकी हिस्ट्री में और कोई चीज़ सिग्निफिकेंट नहीं थी, इसके अलावा कि उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती थी, यानी कि उसको पेन होती थी, पेन ऑन एक्सर्शन। ठीक है। अ, जो ईसीजी थी ना, ईसीजी के अंदर साइनस रिदम थी, और उसमें ओकेजनल पीवीसीज आ रही थी। ठीक है। अच्छा, एक्सरे आपने मांगा है क्योंकि वो पेशेंट स्मोकर था, तो एक्सरे के अंदर सिर्फ हाइलर शेडो जो है वो प्रोमिनेंट था। अच्छा, बाय द वे, इस तरह के सिनेरियो में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस रेलेवेंट हो सकती हैं? जैसे अगर इसी इसी सिनेरियो में अगर मैं आपसे यहीं से पहला क्वेश्चन पूछूं, आपने उससे हिस्ट्री लिया, उसकी हिस्ट्री के अंदर उसको पेन ऑन उसकी फिजिकल एक्टिविटी दो के ही इज हाइपरटेंसिव ओनली, और ब्लड प्रेशर की जो उसकी रीडिंग है, उसकी मैंने ब्लड प्रेशर नहीं बताया, ब्लड प्रेशर उसका 130/80 है, विद ऑन जो जिसको पोस्टरल है ना, वो इतना आ रहा है। ठीक है। हार्ट रेट उसका 80 है, और साइनस रिदम में मैंने आपको बताया कि, तो उसकी जो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है ना, बेसिकली ये उसका एक फीचर था, उसके लिए वो आया था, और साथ उसको जो है ना एब्डोमिनल पेन थी। तो
उसकी जो है अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो अल्ट्रासाउंड के अंदर उसके गॉल स्टोन्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपसे कह कि और कौन सी इन्वेस्टिगेशन इसमें राबिया रेलिवेंट होंगी? बट अदर इन्वेस्टिगेशन वुड यू लाइक? ईसीजी में अगर उसके चेंजेस नहीं, ईसीजी तो ठीक है, फिर सीओपीडी का पेशेंट भी है, स्मोकर है तो सीओपीडी का नहीं, भी सीओपीडी पेशेंट है। नहीं है, जरूरी नहीं है कि सीओपीडी। एनीवेज, आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगी? सर चेस्ट फिजिकल एक्सरे तो हो गया, हम इसमें फिजिकल एक्टिविटी यूरिया इलेक्ट्रोलाइट फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट उसकी करवा। जो है लिमिटेड है, यानी कि उसको पेन होती होती है, उसको क्लॉडिकेशन होती है। सर इसमें फिर हम डोब्यूटामिन टेस्ट करवा लेंगे। डोब्यूटामिन स्ट्रेस ईटीटी क्यों क्योंकि टेस्ट वो कराना है? ईटीटी टॉलरेट नहीं करेगा। ओके, सो उसमें आपको क्या फाइंडिंग मिल एको सकती है? करवा लेंगे। एको में क्या पता चलेगा? सर एको में एक तो उसकी वॉल्यूमेशन ऑफ नॉर्मेलिटी देख लेंगे, हम उसका डायस्टोलिक डिसफंक्शन देख लेंगे, हाइपरटेंसिव पेशेंट है। अच्छा, और डायस्टोलिक। सर उसमें कोई लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देख लेंगे। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या कोई स्ट्रेन पैटर्न देख लेंगे। ठीक है, चले, आपने एक एको बता दिया अभी। वी विल कोई डिस्कस ओल्ड फर्दर। कोई उसका देख लेंगे, कोई एसटीटी वेव चेंजेस देख लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर और रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी? सर इलेक्ट्रोलाइट्स इसके करवा लेंगे, आरएफटीज करवा इलेक्ट्रो लेंगे। और आरएफटीज। रीनल फंक्शन टेस्ट। ओके, और जी, सर उसमें हम ये करवा सकते हैं कि आप एसटीएल क्लॉडिकेशन या के लिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओके, ओके, लिपिड प्रोफाइल आपने कहा है, लिपिड प्रोफाइल। डॉपलर क्लॉडिकेशन करवा के लिए, लेंगे। क्लॉडिकेशन के लिए कौन डॉपलर सा प्लस। टेस्ट? वो बताना है ना। ठीक है, जो डॉपलर है उसमें डॉपलर में क्या पता चल सकता है? सर उसका फ्लो पता चल सकेगा, अच्छा, कोई कोई स्टेनोसिस और? हुआ हुआ है या। मैंने अभी एक हिस्ट्री में एक चीज इंटेंशनली मिस की है, इंटेंशनली मैंने छोड़ा है, क्योंकि आपने उसको कवर कर लिया है डोब्यूटामीन से। क्या इसके अलावा कोई इस केस के अंदर, जिसके अंदर हाइपरटेंसिव पेशेंट है सर और मेट्स और डिज्निया देख लेंगे कि वो उसका। नहीं, एक एक इसके अलावा वो डिस्निया तो आप नहीं जज कर सकते ना, उसके लिए तो आपने बता दिया डोब्यूटामिन स्ट्रेस है को। कोई और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसमें जरूर पूछनी है हिस्ट्री में, या जो मैंने यहाँ पे मिस की है इंटेंशनली? ये आ गया ना सिनेरियो के, इसके अंदर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है। ठीक है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, कौन सी तीसरी डिजीज है जो हो सकती है? सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है। सेरेब्रल वास्कुलर डिजीज, ये एग्जाम में आपको कोई हिंट नहीं देगा, ये याद रखें। ये जब भी होगी, ये तीनों को आपने रूल आउट करना है, इनमें से कोई एक हो तो आपने ये जी तीनों सर। को देखना है। इवन ठीक। ये मैं आपको जस्ट हिंट वैसे बता रहा हूँ कि जब होना होता है ना कैबेज, तो उस टाइम पर कैरोटिड डॉपलर भी करवाया जाता है, क्योंकि पंप पे जाना होता है पेशेंट ने, पंप सर्कुलेशन होती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज यूजुअली शायद ना करें, उसके अंदर हिस्ट्री से रूल आउट कर लेंगे, लेकिन सेरेब्रल वास्कुलर डिजीज आपने डेफिनेटली रूल आउट करनी होती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एसिम्टोमेटिक हो सकता है, एंड देर आर सो मेनी पेशेंट्स हु आर एसिम्टोमेटिक। तो ये एक जरूर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने मिस नहीं करनी किसी भी सूरत में। ठीक है। अच्छा, हम अब मैं इसको जो गैप्स है वो फिल कर रहा हूँ। आपने इलेक्ट्रोलाइट्स करवाए थे, इलेक्ट्रोलाइट्स के क्यों, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या इम्बैलेंस हो सकता है इस पेशेंट में, जिसको के अंदर इमलॉडिपिन चल रही है और बिसोप्रेलोल चल रही है? सर पोटेशियम का हो सकता है। पोटेशियम क्या होगा? सर हाइपर कैलीमिया नहीं, बीटा ब्लॉकर है तो हाइपो बीटा ब्लॉकर से हाइपरकलीमिया होता है। ठीक हाइपर है, बीटा कैलीमिया। एगोनिस्ट से, बीटा ब्लॉकर से हाइपरकलीमिया होता है। हाइपोक्लीमिया जी सर। ठीक है, अगर अगर साथ होगा आपकी डाययूरेटिक्स। ठीक है, क्योंकि इस एज ग्रुप में अक्सर
अगर दो दो नहीं होंगे तो तीसरे, अच्छा व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्लोडिपिन? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। किस तरह का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापामिल भी है, कैल्शियम चैनल सर एक ब्लॉकर डाईहाइड्रोपिरिडीन होती है और एक नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन होती है ना, तो ये नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन है और इन्होंने वेस्कुलर वेसोडाइलेशन करवानी होती है ना। अच्छा देखो, ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ना, उनको जी सर। याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि जो वेरापामिल है ना, ये वेरापामिल इज कार्डिक सिलेक्टिव, ठीक है। जो जी सर, एम्लोडिपिन है या डिल्टियाज़म ये, भी इसके साथ कार्डियो सिलेक्टिव हो जाएगा ना। जी ये मतलब इसका कार्डिक इफेक्ट ज्यादा है। जो एम्लोडिपिन जी है सर। उसके पेरिफेरल इफेक्ट ज्यादा है। वेसोडाइलेटेड। जी सर। और जो डेल्टाइजम है ना, इट इज इन बिटवीन, ठीक है। तो इस तरह याद रखने का तरीका है ये। तो एम्लोडिपिन है, नाइकार्डिपिन है, निफेडिपिन है, निमोडिपिन है, ये जो हैं ये डाइहाइड्रोपायरिडीन्स हैं। जो वेरापामिल है, वेरापामिल, क्या इस पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि वेरापामिल और बिसोप्रोलोल एक साथ चल रहा हो? इज इट पॉसिबल? What will be the problem if you give verapamil and bisoprolol together? जी, ये भी ब्रैडिकार्डिया करता है, ये भी ब्रैडिकार्डिया करता है, ब्लॉक में जा सकता है पेशेंट, ठीक है। तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं देते। नॉट ए सिस्टोल, ब्लॉक। अच्छा, उसके बाद अब जो है वो आपने इसकी जो ये जो है आपने कैरोटिड डैप्लर करवा लिया, आपने चेस्ट एक्सरे करवा लिया, एको, एको के अलावा भी कोई टेस्ट करवाया जा सकता है? एंजियोग्राफी भी करवाई जा सकती है। इसमें पीवीसीज आ रही हैं। पीवीसीज व्हाट, वो आपसे एग्जाम में ही पूछ सकते हैं, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय पीवीसीज, क्या होती हैं पीवीसीज? सर प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है ये, या तो स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से हो सकती है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो सकती या है, या अगर मोर सिग्निफिकेंट कोई कार्डियक डिजीज भी हो सकती है। मतलब स्कीमिया हो सकता है ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। स्कीमिया, स्कीमिया में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर अगर मिसाल के तौर पे इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटी को नहीं आप असेस कर सकते, तो आपने एको का नाम लिया है, तो उसके अंदर आपने जिस तरह बताया था वो आपने सही बताया था। उसमें डोब्यूटामीन, आप सिंपल पहले एको की बात करें। एको के अंदर हो सकता है कि कोई आपको फाइंडिंग मिल जाए, और अगर वो उसमें क्यों, अच्छा इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से निकल रहे हैं? अब अगर इसको मजीद प्रोब करें, आपके ख्याल से इस पेशेंट का ए से स्टेटस क्या है? सर इसकी हाइपरटेंशन भी कंट्रोल है तो ASA2 ही बन रहा है ना इसको। ASA2, वेरी गुड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर्स पूछते हैं कि ASA स्टेटस, आपने जब हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, तो आप साथ साथ उसके अंदर उसका ASA स्टेटस पहले, क्योंकि वो इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि व्हाट वुड बी द क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले अगले जो वो आपसे, ये आप अभी अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक हमारे दफ़ा एग्जाम के अंदर एक पेशेंट आया था, उसको बर्जर्स डिजीज थी। मेरा मेरा मुझे तो इस डिजीज के बारे में कोई इतनी ज़्यादा मेरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, उसमें भी जो है वो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती है, ठीक है, वैस्कुलर इनसफिशिएंसी होती है। आई डोंट रिमेंबर मच अबाउट इट, ये आप पढ़ लें क्योंकि ये एक लॉन्ग केस इस तरह का नहीं। सारा ताहिर इसका 2 होगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर इसका कंट्रोल है, हाँ। अब ये 3 कैसे हो सकता है? अ, आप इसको प्रूव करें 3 इस वक्त डीकम्पेंसेटेड हाउ। टॉपिक जो है ना, इस वक्त हम एक लॉन्ग केस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक पेशेंट को हाइपरटेंशन है,
इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है और उसकी लैब कोली होनी है। तो अभी अभी हम लोग जो है ना वो जो पहले 15 मिनट्स का जो वाइवा है ना उसको उसको हम देख रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली इन रियलिटी जो है जो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज के अंदर ये इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेरे हिसाब से ये ऐसे 2 होगा। ठीक है। तब जब तक आप उसको जब जब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके अंदर डिजीज आती है, क्योंकि खाली इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होना ए से 3 नहीं बनता। ठीक है। एनीवेज, अच्छा अब आप अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज इथियोलॉजी ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन? एसेंशियल हाइपरटेंशन तो इडियोपैथिक होगी। ओके। और सर क्या इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं? जेनिटल होती है ये तो। इटियोलॉजी में क्या क्या होती है? सर इसमें फिर हम अच्छा, क्या जो बता दें लोग कि अभी हार्मोनल हो सकती है और जो जो लोग जो हैं वो अभी अभी एक बंदे ने ना एक अभी से वॉलंटियर कर दे कि एनेस्थीसिया का पार्ट किसने कवर करना है। ठीक है। और बाकी जो चीज़ आप है, क्योंकि बोलने एक को दें, बाकी आप चैट बॉक्स में लिखते जाए। ठीक है। अगर कोई देखे इटियोलॉजी के अंदर ना, इटियोलॉजी के अंदर जो सारे रिस्क सर फैक्टर्स इसमें फिर होते हैं। ये बता देंगे कि हार्मोनल हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस की वजह से हो सकती है। जो हार्मोनल है उसमें आपका एक तो नेफ्रोटिक हार्मोन नहीं रिलीज होगा, उसकी वजह से सोडियम। नहीं 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 नहीं, आप ये नहीं बताना। रिस्क फैक्टर्स की तरफ जाए ना। इटियोलॉजी का मतलब अच्छा रिस्क सर, फैक्टर्स होता है ना। मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल, इसमें आपकी एज हो सकती है, इंक्रीजिंग एज हो सकती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, आपने अभी आपकी कोलेस्ट्रॉल बोला था, आपने जी कोलेस्ट्रॉल सर, बोला था ना। कोलेस्ट्रॉल हो सकता है सर, आपके डायबिटीज हो सकता है, आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री हो क्या सकती है, फैमिली, क्या ओबेसिटी यहाँ हो पे सकती है। फैमिली हिस्ट्री नहीं आती इसके अंदर? जी सर, फैमिली हिस्ट्री भी बता दी है ना। ठीक है। तो ये सारे आपसे वो रिस्क फैक्टर के रेफरेंस से ये पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई अच्छा व्हाट आर कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन? सेकेंडरी हाइपरटेंशन की किडनी डिजीज हो सकती है, आपकी ओबेसिटी हो सकती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है, आपके एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसमें हाइपर एंडोस्टेरोनिज्म हो सकता है, आपकी कुशिंग डिजीज हो सकती है, आपका फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है। ठीक है। अम, ये आपको 4-5 मोटी मोटी कॉमन पता होनी चाहिए। अच्छा, अगली बात यह है कि हाउ नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड। नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होता है? नॉर्मल तो ये हमारे पास अगर शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है तो वो तो बैरो रिसेप्टर्स कैरोटिड या एओर्टिक ओके। पे वो करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट जो होता है वो आपके पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से कंट्रोल हो रहा होता है। और क्रोनिक लॉन्ग टर्म जो होता है वो फिर रीनल उसको कर रही होती है। अच्छा, मेनली जो है वो ब्लड प्रेशर का जो रिस्पॉन्स आता है या आप समझ लें कि कंपनसेशन हो रही होती है। अल्टीमेटली अगर ये डीकम्पनसेशन हो तो क्या क्या डिस्टर्बेंस आती है जब हाइपरटेंसिव हो जाता है पेशेंट? फिर किस तरह से? जो ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस के क्या क्या, एक तो आपने ये बता दिया ना, ये तो कंट्रोल है। जी तो सर। इन इन रिफ्लेक्सेस की वजह से अल्टीमेटली बॉडी में चेंज क्या आ रही होती है? सर ये इसके डिटर्मिनेंट बताने हैं क्या? ये तो आप बताएं ना। या सर देखो ना, ये या ये दीज इसमें आर बताना है कि दीज आर आपका द अगर कंट्रोल रेनिन। सिस्टम्स। बैरोसेप्टल कंट्रोल सिस्टम है, एंजियोटेंसिस सिस्टम कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है। इसका ये कि किस चीज पर इफेक्ट कर रहे होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं? सर ये स्ट्रोक देखो, एक वॉल्यूम पे इफेक्ट करेंगे, कार्डियक वॉल्यूम आउटपुट होता है पे, ना, हार्ट रेट पे। एक वॉल्यूम होता है, एक एसवीआर होती है। ठीक जी है। सर, कार्डियक मेन आउटपुट होता है, हार्ट रेट होता है। कार्डिक आउटपुट है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, मतलब कार्डिक आउटपुट के साथ ही स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। ये जो सारे जो भी आप कर रहे हैं, ये जो भी मैकेनिज्म्स हैं, अल्टीमेटली ये चीज तो इसको कर रहे हैं ना। जी क्या वो सर। ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं? कौन सा ब्लड वॉल्यूम के लिए कौन कौन सी चीजें? एसवीआर पे डिपेंड कर रहे हैं ना। नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम की बात हो रही है। और वो
ये जो आपने रेनिन, एंजियोटेंसिन, मस्कुलर स्ट्रक्चर एल्डोस्टेरोन, पे अच्छा ठीक है जी सर, ये ये फिर मैं इसका आपको मैकेनिज्म देखें, बता दूं। वहां पर अगर आप इस तरह का जवाब देंगे ना, तो आप कोई चीज मिस नहीं करेंगे और आपका आंसर सिस्टमेटिक होगा। वो आपसे इस तरह सवाल पूछेंगे नहीं, वो आपसे पूछेंगे कि कौन जी से सर। फैक्टर जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि वो ब्लड प्रेशर हो, ठीक है ना। तो आपने खुद से ये बात बतानी है कि अल्टीमेटली जो ब्लड वॉल्यूम होता है, सर आपका सिस्टेमिक वेस्कुलर रनिंग, रेजिस्टेंस जी होती है सर, और कार्डिक आउटपुट होती है। ये आपका 3-4 चीजों से ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा होता है। और वो हो किस तरह हो रहा होता सर है, या सर वो रेनिन बेरोसेप्ट एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ना, वो जब एक्टिवेट होगा तो उससे एंजियोटेंसिन रिलीज होगी। एक तो वो डायरेक्टली रेगुलेट करेगा सोडियम को, पोटेशियम को और ब्लड वॉल्यूम को, और दूसरी तरफ वो एंजियोटेंसिन रिलीज करेगा, एंजियोटेंसिन 2, जिसने ब्लड वेसल की एक तरफ नर्विंग करनी है। आ गई और समझ वो बात। जी क्योंकि सर। असल में मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आपको सब आता है। सिर्फ वहां पर आप लोगों को अपनी यादाश्त को कंपोज करना है, ठीक है। तो मैं आप, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाएं, इसलिए हम माइनर डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब आपको खुद समझ आ गई ना कि ये इससे रेनिन जी सर। एंजियोटेंसिन सिस्टम का अल्टीमेटली इफेक्ट वॉल्यूम और एसवीआर पे हो रहा है, ठीक है। जी सर। तो ये यही बेसिकली यही चीज है, इतनी सी चीज है। बाकी आप परेशान होते रहे तो 100 परेशानी की चीजें। लेकिन एक्चुअली यही है कि अल्टीमेटली चाहे वो बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स है, चाहे वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, अल्टीमेटली उनका इस पे इफेक्ट हो रहा है। कोई चीज़ अगर हार्ट रेट बढ़ा रही है तो हार्ट रेट की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर जाहिर बात है वॉल्यूम जब बढ़ेगा, जब तो उसकी वजह से डिकम्पनसेशन होगी मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर, वो सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली जो बेसिक पैथोलॉजी है वो ये है। एसेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर कोई रीज़न नहीं होगी, कोई ऑब्वियस ऐसी कॉज नहीं होगी, और फिर हो रहा है, और उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स आते हैं। तो आप मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल आप जो बताएं वो आप लिस्ट याद कर सकते हैं, और वहां पर वो आप उनको बता दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब अगला अगला क्वेश्चन आएगा कि जो हाइपरटेंशन है, उनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती सर इसमें हमारे पास माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और मैक्रोवेस्कुलर, माइक्रोवेस्कुलर मेनली आपकी रेटिनोपैथी होगी, और साथ में आपकी हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी हो सकती है, या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। और जो मैक्रोवेस्कुलर हैं उसमें आपकी सीवी हो सकता है, सेरिब्रोवेस्कुलर अगर इन्वॉल्व हो रही है सेरिब्रल वेसल, आपकी हाइपरटेंसिव इनकैप हो सकती है, आपका पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकती है, आपका इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकता है, या एमआई ठीक हो है। सकता है। अब आप आगे जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा ना, वो आपसे पूछ लेगा। लेकिन आपकी आपकी ये, अगर आपको आपके दिमाग के अंदर ये बात है ना कि ये माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, आप ना तो कोई इन्वेस्टिगेशंस मिस करेंगे, ना आप कोई हिस्ट्री में पॉइंट मिस करेंगे। यही ये, क्योंकि हाइपरटेंशन के अंदर यही बात है, और उसके अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। या वो आपसे जो मैकेन दवाइयाँ हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो हमने एम्लॉडिपिन की बात कर ली थी। एक दो और और कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं। सर अल्फा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर अल्फा यूज कर ब्लॉकर्स। सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए हमारे पास देखो अब आपने वेसोडाइलेटर्स हो जो अब सकते हैं, आपने देखो मेरी बात नाइट्रेट्स सुनो, हो अब गए, आपने लिस्ट नाइट्रोग्लिसरीन बताई है। एक सेकंड, लिस्ट बताइए। तो आपने सबसे पहले अल्फा ब्लॉकर बता दिया। अल्फा ब्लॉकर क्या फर्स्ट लाइन में है? अल्फा नहीं ब्लॉकर सर। कितने? तो फिर आपने सबसे पहले नहीं क्यों सर, अल्फा ब्लॉकर एसी बोला? इनहिबिटर। सबसे पहले वो बोले ना जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एसी इनहिबिटर्स हैं, एआरबीज हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपने बताया था, बीटा ब्लॉकर। क्या बीटा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव होता है? सर इसमें जो आपके पास नॉन सेलेक्टिव है वो तो हो जाएंगे ना, हम्म, लबिटालोल। नहीं। देखो बीटा ब्लॉकर का, एक्चुअली जो बीटा ब्लॉकर का रोल है ना, वो इसकी जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, उनके अंदर बीटा ब्लॉकर इज सर्वाइवल। सर्वाइवल के ऊपर जो कार्डिक मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी को इम्प्रूव करती हैं ना दवाइयाँ, उनके अंदर एक बीटा ब्लॉकर है, एक स्टैटिन्स है। अगर आप खोल के पढ़े ना, अमेरिकन हार्ट जो जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो एसीसी का इसका है, तो उसके अंदर आपको ये डिटेल्स मिलेंगी, रिकमेंडेशंस, और उसके अंदर ना तो स्टैटिन्स का बीटा ब्लॉकर का रोल होता है। डायरेक्टली बीटा ब्लॉकर, इनडायरेक्टली अगर हार्ट रेट ज्यादा है तो वो हार्ट रेट को कम करेगा, लेकिन प्राइमरीली बीटा ब्लॉकर इज नेवर यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट प्राइमरीली। उसके लिए या एसी इनहिबिटर्स होते हैं, एआरबीज होते हैं, डायूरेटिक्स होते हैं। तो आपसे हर का मैकेनिज्म, अब देखो कोई एग्जामिनर आपके इस जवाब पे ना बैड इंप्रेशन ले सकता है। ये कोई फेलियर पॉइंट नहीं है कि आपने अल्फा ब्लॉकर बोल दिया, लेकिन अल्फा ब्लॉकर प्रैक्टिकली जो अल्फा ब्लॉकर, अच्छा कौन सा अल्फा अल्फा ब्लॉकर मेल्स में दिया जाता है?
which has some other effect. The tamsulosin. जी, जो अल्फा जो उसके लिए होता है, आपकी जो बीपीएच के लिए, ठीक है, वो अक्सर अक्सर पेशेंट्स में मेल्स के अंदर वो आपको दिया जाएगा, या ब्लैडर डिस्फंक्शन के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको पहले से दिमाग के अंदर, और 10 साइड इफेक्ट्स बताने की जरूरत नहीं है, और जो आपसे वो सवाल पूछे आप उसका जवाब दें, और अपने वाइवे को आप आगे डिक्टेट खुद करें। जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हाइपरटेंशन के, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही वो आपसे पूछेंगे। एसी इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एआरबीज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है, क्या एसी इनहिबिटर इन पेशेंट विद सीओपीडी, व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम, सर ये कफ करवाता है ना? क्यों करवाता है? सर ACE एंजाइम जो है सो लंग्स वो लंग से। में होता है। जी, तो वो ब्रैडिकाइनिन बढ़ जाता है। ठीक है, ब्रैडिकाइनिन की भी जो है ना ब्लॉक ब्रेकेड, वो कम हो जाती है, जिससे ब्रैडिकाइनिन की वजह से कफ होती है। ठीक है, जो एआरबीज हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट रिसेप्टर्स पे करते हैं, तो उसमें ये साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, एसी इनहिबिटर का और एक साइड इफेक्ट क्या है जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक, ऑर्थोस्टैटिक खासतौर पे इनिशियली डोजेस में। अल्फा ब्लॉकर का भी यही है। तो आपको सबके मोटे मोटे 2-2 3-3 साइड इफेक्ट्स, और 2-2 3-3 उसके एडवांटेजेस, और 2-2 3-3 डिसएडवांटेजेस, और एनेस्थीसिया से रेलेवेंस। एसी इनहिबिटर्स की बीटा ब्लॉकर्स अगर चल रहे हैं तो आप कंटिन्यू रखेंगे, रिसेंट अगर आप शुरू करेंगे तो उसमें मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। ये पता नहीं किस तरह है, लेकिन बहरहाल उन्होंने डाटा निकाला हुआ है, ये आपको नजर आ जाएगा। ये मुझे पुरानी बातें याद है कि बीटा ब्लॉकर अगर आपने रिसेंट स्टार्ट नहीं करना, अगर है तो वो कंटिन्यू रखना है। एसी इनहिबिटर्स के बारे में, या मल्टी ड्रग्स हैं, उनके बारे में ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि अगर मल्टी ड्रग्स हों तो जो है वो इट इज़ बेटर टू मिट। ठीक है, खास तौर पे एसी इनहिबिटर्स। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ज़रूर बंद कर दें। ठीक है, ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ज़रूर बंद कर दें। अगर आप पेशेंट ले रहा है तो यू शुड एक्सपेक्ट एक्सेसिव हाइपोटेंशन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर पेशेंट 2-3 एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है तो आप एसी इनहिबिटर को मिट कर दें, और अगर एसी इनहिबिटर पेशेंट ने लिया हुआ है तो आप एक्सपेक्ट करें कि उसमें एक्सेजरेटेड हाइपोटेंशन हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जो आपके उसके अंदर हाइपरटेंशन की पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी के बारे में बात कर लिए, पैथोजेनेसिस के बारे में बात कर लिए, माइक्रोवेस्कुलर। अब जो परेशानी जिन लोगों को, जिसमें हम लोगों ने भी घंटों और सालों ये ज़ाया किया था, वो ये था कि जी रेटिनोपैथी कैसे हो। अब वो आपको अगर वो वर्ड्स याद हो जाते हैं, वेल एंड गुड। वो आपसे ज़रूर आपको तंग करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि भाई रेटिनोपैथी किस तरह होती है। वो आप अल्टीमेटली तो बेसिकली हैमरेज हो रहे हैं और न्यूवैस्कुलराइजेशन हो रही है। ठीक है, तो वो Vascularization हो ब्लॉट रही है हैमरेज जी। है, डॉट हैमरेज है। तो मतलब बेसिकली इस बात पे कोई आपको फेल नहीं करेगा। व्हाट अबाउट नाइट्रेट्स? नाइट्रेट्स, देखिए नाइट्रेट्स एंटी हाइपरटेंसिव नहीं है। नाइट्रेट्स तो इस्केमिक इस्कीमिया के लिए दिया जाता है ना। तो नाइट्रेट्स इज नॉट कंसिडर्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव। मैंने इसीलिए बीटा ब्लॉकर को भी लिख लिख के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बीटा ब्लॉकर इज नॉट प्राइमरीली एंटी हाइपरटेंसिव। सिमिलरली नाइट्रेट इज नॉट प्राइमरीली, यस इट विल बी डीलिंग द कॉम्प्लिकेशन विद रेफरेंस टू हाइपरटेंशन। ठीक है, जो हाँ डायूरेटिक्स हैं, डायूरेटिक्स के साइड इफेक्ट्स हैं। डायूरेटिक्स को दिया जाता है बेसिकली, ये जो अभी हमने पैथोलॉजी की बात कर रहे थे ना, तो ये वाली जो पैथोलॉजी को कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो वे जो आपके एसवीआर के ऊपर कौन कौन सी दवाइयाँ करती हैं, एसी इनहिबिटर्स करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब है, वॉल्यूम को कम करने के लिए डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। जब डायूरेटिक्स देंगे तो उसके अंदर वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से डायूरेटिक से, हाइपरकैल्सीमिया किस डायूरेटिक से होता है। जी, विच डायूरेटिक कॉज हाइपरकैल्सीमिया? थायराइड थाइजाइड। ठीक है, स्पाइरोलेक्टोन से। नहीं, स्पाइरोनोलेक्टोन से हाइपर कैल्सीमिया तो नहीं होता। स्पाइरोनोलेक्टोन से हाइपर कैलीमिया, मैं पोटेशियम की नहीं बात की, मैंने कैल्शियम की बात की है। ठीक है, तो स्पाइरोनोलेक्टोन जो होता है वो पोटेशियम स्पेयरिंग होता है, और बेसिकली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। ठीक है जी,
तो बेसिकली ये एक कुछ आइडिया है, इसी किस्म के क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपसे, जो विद रेफरेंस टू हाइपरटेंशन। दो चार बातें और हैं, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है, उसके बाद जो है आपका जो, हाँ अब आगे देखें, इससे इससे अगर 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 उन्होंने वाइवा आपका टोटल हाइपरटेंशन पे लेना है ना, तो वो आपसे इस्केमिक हार्ट डिजीज पे भी जा सकते हैं, वो आपसे हार्ट फेलियर पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो इस्केमिक हार्ट डिजीज पे अगर जाएंगे तो आपने रिस्क फैक्टर्स को काउंट करके आपने उनको बता देना है कि भाई या तो इसमें एंजियोग्राफी की जरूरत होगी, या इसके अंदर डोब्यूटामीन स्ट्रेस एको की जरूरत होगी। ठीक है, इसके अलावा जो प्रिलिमिनरी चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, एंजाइम्स होंगे, कार्डिक एंजाइम्स। ठीक है, और अगर अगर फिजिकल एक्टिविटी है तो स्ट्रेस ईटीटी। ठीक है, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आपकी ये डोब्यूटामिन स्ट्रेस एको, या फिर आपको एंजियोग्राफी ही करनी पड़ेगी। या एक और चीज है जो कि क्या नाम है, इसी पेशेंट में एक और टेस्ट कौन सा होता है जो हम करते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज के रेफरेंस से ही? जी, सीटी कराएंगे सर, कार्डिक सीटी कराएंगे। कार्डिक सीटी से पहले थैलियम स्कैन। हाँ थैलेमस कर सही। सीटी स्कैन हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता ना, तो सीटी स्कैन आप बोलें उस वक्त जब आप थैलियम स्कैन बोल चुके हो। अगर आप शुरू में बोलेंगे तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, कार्डिक सीटी के अंदर बेसिकली पेटेंसी, इससे आपको परफ्यूजन डिफेक्ट्स पता चलेंगे, और सीटी से आपको आपको उसकी वो पता चलेगी, पेटेंसी। ठीक है, तो ये है, ये अगर वो इस्केमिक हार्ट डिजीज के बारे में, तो इस्केमिक हार्ट डिजीज के 3-4 सवाल ही और हैं भाई। स्टेबल एंजाइना क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, और प्रिजमेंटल एंजाइना, वो जो वेजोस्पास्टिक एंजाइना क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी जो किस तरह क्लॉट का रप्चर होता है, किस तरीके से मतलब लाइक के वो एथरो, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, वो एथरोस्क्लेरोसिस है, और वो बेसिकली अगर आपसे वो इस तरह वाइवा लेके जाएंगे तो वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इस वक्त हाइपरटेंशन पे फोकस कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको जैसे मैंने आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, ये माइक किसका खुला हुआ है, प्लीज माइक बंद कर ले। अच्छा, तो हार्ट फेलियर के रेफरेंस है ना, हार्ट फेलियर के रेफरेंस से वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाउ हार्ट फेल इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन। यस, हाउ हार्ट फेलियर कैन अकर इन अनकंट्रोल, या वैसे व्हाट इज द सिक्वेले ऑफ हार्ट फेलियर इन हाइपरटेंशन। जी, कोई और बताना चाहता है राबिया के अलावा तो बताए। सर कंसेंट्रिक अगर हाइपरट्रोफी कह देंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हो गई है। देखिए, वो तो आपने बहुत खूबसूरत लफ्ज बोल दिया ना, कंसेंट्रिक, तो फिर वो आपसे अगला सवाल पूछेंगे कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक में फर्क क्या होता है। इसलिए बेहतर नहीं है कि आप आसान जवाब दें। लोअर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है एसबीआर ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, हार्ट को अगेंस्ट हाई आफ्टर लोड करना पड़ता है, उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, ऑलरेडी इन पेशेंट के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से सप्लाई भी कम हो रही होती है, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। ठीक है, तो सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो डिस्टर्ब होती है, अल्टीमेटली उसकी वजह से स्कीमिया हो सकता है। स्कीमिया हो सकता है, दिस इज वन थिंग विच विल अकर, एंड द अदर थिंग विल बी कि जब अगर हाइपरट्रोफी हो रही है तो उसकी वजह से डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है। ठीक है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन स्कीमिया की वजह से भी फेलियर हो सकता है। अल्टीमेटली अगर स्कीमिया बड़ा रीजन वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी हुई, हाइपोकाइनेसिया हुआ, एकाइनेसिया हो गया, फेलियर हो गया, तो दिस इज वन एटियोलॉजी। अदर विल बी डायस्टोलिक फेलियर। डायस्टोलिक फेलियर के अंदर क्या होगा कि भाई हार्ट रिसीव नहीं कर रहा ब्लड, तो जब हार्ट रिसीव नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, मतलब फ्रैंक स्टार्लिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हार्ट अच्छा रिलैक्स होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इलास्टिसिटी के प्रिंसिपल पे है ना। तो बेसिकली हार्ट अल्टीमेटली विल स्टार्ट फेलिंग, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन विल अकर before systolic dysfunction. Systolic dysfunction can occur acutely with reference to ischemia.
लीडिंग टू इधर सिगमेंटल वॉन बोशर एबनॉर्मेलिटी, हाइपोकाइनेसिया, एकाइनेसिया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ, उसको फेलियर हो गया। ठीक है, एक ये चीज है। फिर इसी तरीके से अगर कंडक्टिंग सिस्टम का कहीं पे हो रहा है प्रॉब्लम तो एरिथमियाज शुरू हो जाएंगे, तो एरिथमियाज की वजह से भी फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एटियोलॉजी, अलग एटियोलॉजी होगी कि अगर किसी पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया है, ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। अगर डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है, हार्ट को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, एट्रियल एट्रियल क्लिक जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, तो अगर एट्रियल फिब्रिलेशन होगा या एरिथमिया होगा तो उसकी वजह से फेलियर हो सकता है। तो बेसिकली दिस इज वन क्वेश्चन विच दे कैन आस्क, एंड देन देयर इज, बिकॉज ये पूछा गया है बहुत दफा कि फॉरवर्ड फेलियर और बैकवर्ड फेलियर का क्या फर्क होता है, हाई आउटपुट फेलियर और लो आउटपुट फेलियर में क्या फर्क होता है, ठीक है, सिस्टोलिक फेलियर और डायस्टोलिक फेलियर में क्या फर्क होता है, राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या फर्क होता है। ये चंद चीजें हैं जो कि मुझसे इतफाक से ये एफसीपीएस में तो नहीं पूछा गया था, मुझसे ये ईडीए के बारे में पूछा गया था। तो किसी ज़माने में ये पढ़ा हुआ था तो वो मुझे कॉन्सेप्ट था तो वो मैंने बता दिया था। तो एनीवेज ये हार्ट फेलियर के बारे में हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड यही तकरीबन क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप मुझे बता दें बिफोर वी गो टू द एनेस्थीसिया मैनेजमेंट। सही है, फेलियर्स के डिफरेंसेस भी ब्रीफली बताते जाएं। देखो, फॉरवर्ड फेलियर और बैकवर्ड फेलियर में क्या फ़र्क होगा, अगर आगे की तरफ प्रेशर है, आगे की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है, तो वो फॉरवर्ड फेलियर है। बैकवर्ड फेलियर का किस रेफरेंस से है कि बेसिकली बैकवर्ड फेलियर इन इन द सेंस आप बताएंगे कि बेसिकली जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है वो किस तरीके से होता है। वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इस तरह ही होता है ना कि जो है वो जो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है और उसकी वजह से लंग्स कंजेस्टेड हो रहे हैं, उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो गया। बेसिकली ये इवेंट होता है ना अल्टीमेटली। जो हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर होता है, लो आउटपुट कार्डिक फेलियर होता है, अगर पेशेंट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं हो रही है और आइनोट्रोपी नहीं हो रही है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं सही तरह कर रहा है, तो उसकी वजह से आपका सिस्टोलिक फेलियर हो रहा है। ठीक है, लो आउटपुट कार्डिक फेलियर हो रहा है। जो हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर है वो बेसिकली एनीमिया के रेफरेंस से है। ठीक है, एनीमिया के अंदर, थायराटॉक्सिकोसिस के अंदर, इवन सेप्टिक शॉक के अंदर, जो अर्ली स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक होगा उसमें हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेजोडाइलेटेशन हुई है, बहुत ज़्यादा आउटपुट हो गया है और अल्टीमेटली हार्ट सिंकिंग। ठीक है, हार्ट एक सिंकिंग शिप की तरफ जा रहा है, तो वो जो एनीमिया के अंदर होता है बेसिकली वो हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर है। और कौन सा है, राइट साइडेड फेलियर वर्सेस लेफ्ट साइडेड फेलियर, मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी भी प्रॉब्लम में पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है, कोई भी ऐसी रीजन है, तो उसके अंदर राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा बिफोर लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो ये राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर का डिफरेंस है। तो ये ब्रीफली वो आपसे पूछेंगे, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल। देखिए, याद रखें बात कि आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया ना तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आपसे जवाब देना मुश्किल होगा। स्कीमिया का मैंने आपको तरतीब बता दी है, तरतीब यही है। क्लिनिकल साइन सिम्टम्स ऑफ स्कीमिया, कार्डिक एंजाइम्स, ईसीजी चेंजेस, echo, स्ट्रेस थैलियम, एंजियोग्राफी। थैंक यू वेरी मच। हार्ट फेलियर के कोई साइन सिम्टम्स हैं आपको, क्या नाम है इसका, आपको ये जो है आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री के अंदर आपको कुछ साइन मिलेंगे, आपको सॉरी कुछ सिम्टम्स आपको मिलेंगे फेलियर के। कफ कफ इज हार्ट फेलियर के अंदर कफ भी हो सकती है स्पुटम के साथ, और ऑर्थोपनिया, पीएनडी होता है। ठीक है, ये कॉमन साइन सिम्टम्स, कॉमन कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको मिलेंगे। जो बाकी फेलियर है वो आपको जो है वो उसके अंदर जो आपके जेवीपी रेज है, एडिमा है, ये आपका मेनली राइट हार्ट फेलियर के अंदर है। और उसके अलावा जो लेफ्ट हार्ट फेलियर उसमें कफ है और सारी जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको तरतीब से चलेंगे तो आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको बिल्कुल, क्योंकि देखो ये ही चीज़ें आपके सीओपीडी में भी हैं, यही चीज़ें आपकी लिवर फेलियर में भी हैं, यही चीज़ें आपकी रीनल फेलियर में भी हैं। तो ये चीज़ें कॉमन है। यही चीज़ें आपकी वैल्वुलर हार्ट डिजीज में, वैल्वुलर हार्ट डिजीज में भी तो अल्टीमेटली यही तरतीब बनती है। एक्यूट होगा तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, क्रॉनिक अगर वैल्व प्रॉब्लम चल रही है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई और उसने राइट हार्ट फेलियर कर दिया। ठीक है, तो उसकी तरतीब यही है। अच्छा, अब युसरा आप आंसर करोगी एनेस्थीसिया का। तो हमने ये निकाला कि भाई ये इस पेशेंट के अंदर एक रिस्क फैक्टर है, तो बिफोर प्लानिंग फॉर एनेस्थीसिया
would you like to discuss with the surgeon? What would be your discussion with reference to lap chole? ठीक है। सर एक तो इसके अंदर कुछ चीजें तो हम लोग करेंगे, जैसे कि हम इराज प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, और सर्जन के साथ हम लोग ये करेंगे कि उनसे हम चाहेंगे कि वो प्रेशर जो है वो मिनिमम रखें, जो अपना लेप्रोस्कोपिक इंसफलेशन में, क्योंकि उसके साथ भी आपका वेनस रिटर्न वगैरह सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हो सकता है, जिसके साथ हाइपरटेंशन एग्रीवेट हो सकता है। और बाकी हमने इस पेशेंट की जो पेनफुल क्लॉडिकेशन हो रही थी उसको हमने डिस्कस नहीं किया कि वो किस वजह से हो रही थी। बेसिकली वो उसके अंदर कोई क्लॉट हो सकता है जिसकी एम्बोलेक्टमी करने की जरूरत हो सकती है, कोई ऐसी मतलब बेसिकली वो है, क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि लॉन्ग केस में ना चीजें बहुत सारी होंगी, वो एग्जामिनर की मर्जी है कि वो ठीक है। आपको किस तरफ लेके जाए। यही केस वो आपको ठीक है। हाइपर इस्कीमिया की तरफ भी लेके जा सकता है, यही केस आपसे हार्ट फेलियर की तरफ भी जा सकता है, यही केस वो आपको वेस्कुलर आपने वेस्कुलर की आप वो करेंगे कंसल्टेशन कोरिलेट करेंगे, और हो सकता है कि उसको इवन बिफोर या आफ्टर। तो बेसिकली डिस्कशन विद सर्जन है ना, इसके अंदर मैं बेसिकली आप ये उनसे करना चाहूंगा कि लैप कोली सॉरी जो इस पेशेंट के अंदर कोलिस्टेक्टमी की रीजन क्या है। कोलिस्टेक्टमी के अंदर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस भी होता है, उसके अंदर कितने स्टोन्स हैं, उसमें क्या डिले किया जा सकता है, क्या इम्पेंडिंग रप्चर है, क्या ये सारी चीजें ना। तो आप उनसे सर्जिकली आप इसको समरी आप याद ये रख लें कि आप कहेंगे वी विल डिस्कस विद द सर्जन दैट हाउ मच टाइम वी हैव, हाउ मच, बिकॉज फॉर एग्जांपल इसके अंदर सिचुएशन ऐसी है कि पेशेंट को आप डिले नहीं कर सकते, तो उसके अंदर फिर आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट देख के आप देखेंगे कि आपने कौन सी चीज को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज एक्यूटली मैनेज करने की जरूरत है और कौन सी चीज नहीं। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक ये फॉर ऑल केसेस यही आप जुमले बोल के आप अपनी बात कर सकते हैं। इराज प्रोटोकॉल का आपने नाम लिया है, इराज प्रोटोकॉल का नाम आप उस वक्त लें जब आपको लगता है कि आपसे अगर वो काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे आप आंसर दे देंगे। इस किस्म के जो जवाब होते हैं ना, वो आपको फंसा भी सकते हैं। तो ब्रेक अगर आपसे जब वो वाइवा शुरू कर रहे हैं और आपसे वो एनेस्थीसिया की कंसर्न्स पूछ रहे हैं कि इस पेशेंट के अंदर एनेस्थीसिया के क्या कंसर्न्स होंगे, तो मेरा मशवरा है कि आप ना बोलें ऐसे लफ्ज। ठीक है, नो ठीक है। डाउट अगर अगर आप थोड़ा सा स्टार्ट लेके आप ये बोलेंगे ना कि इसके अंदर वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द हॉस्पिटल स्टे, वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द, तो वो हो सकता है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल इनिशियली आपके लिए अच्छा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपने लैब प्रेशर की एक बात कर दी। अब इस पेशेंट को आपने अगर एनेस्थीसिया देना है, कैसे आप इसको इंडक्शन करेंगे, कैसे आप मॉनिटर करेंगे, क्या आपके अंदर इस पेशेंट को, अब सर्जन ने कहा है कि हम नहीं इसको डिले कर सकते, वास्कुलर सर्जन के साथ आपने डिस्कस किया, उन्होंने कहा है कि अभी इसके अंदर है क्लॉट लेकिन अभी हमने कुछ नहीं करना, ही कैन गो फॉर द सर्जरी। सर सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जितना भी हमारे पास टाइम है उसके अंदर हम जितना ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं वो हम करेंगे। हम पेशेंट का जो है वो फ्लूइड जो है वो उसको लगाएंगे, साथ हम लोग उसका स्मोकिंग सेजेशन कराएंगे। उसके बाद हम वेरी गुड। पेशेंट का मिनिमम एनपीओ जो एनपीओ टाइम का करेंगे, और उसको हम लोग अप टिल 2 आवर्स हम उसको क्लियर फ्लूइड अलाउ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो मेरा प्लान होगा इसके अंदर वो जीए का होगा, जीए विद ईटीटी, क्योंकि ये हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट है लेकिन इसकी हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड है, तो मैं इसको बहुत इन्वेसिव ए लाइन वगैरह पे नहीं जाना चाहूंगी। स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग जो है उसी वेरी के गुड। ऊपर हम चलेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग पेशेंट की एंजाइटी को कम करना चाहेंगे। पेशेंट एंशियस होगा तो उसके लिए हम इसको मिडाजोलैम दे सकते हैं एयरवे को, लेकिन कंसर्न को एयरवे को देखते हुए कि एयरवे कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। उसके अच्छा, अलावा हम पेशेंट की विद रेफरेंस टू कोलिसिस्टाइटिस एंजियोलिसिस के अलावा प्री मेडिकेशन में कुछ आप देना पसंद करेंगी? जी सर इसकी जो है वो गर्ड की हिस्ट्री हो सकती है, तो हम उसको उसके प्रोफिलेक्सिस के लिए हम इसको H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स वगैरह, लेकिन वो इतनी जल्दी अभी इफेक्टिव नहीं होंगी, हमारी इमरजेंसी प्रोसीजर है, तो हम नहीं, इसको ये इमरजेंसी नहीं जो है। है देखो, अब आप खुद अपने ये इस इमरजेंसी। किस्म के देखो ना, वहां पर आप अपने आप को फंसा लोगी ना। अच्छा और एच सर, टू वो अभी हमने रिसेप्टर, बात की थी ना कि सर्जन कह रहा है कि लेट नहीं हो सकता, तो फिर नहीं 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 मैंने नहीं कहा नहीं, अच्छा मेरे ठीक कहने का मतलब है कि ये सेमी इलेक्टिव प्रोसीजर जो होता है ना लैपकोली, डिले का ठीक है। मतलब ये है कि आप इसकी वेस्कुलर सर्जरी पहले करेंगे या आप इसकी लैपकोली पहले करेंगे, इसका ये मतलब है।
ठीक है सर। तो फिर हम उसके लिए इसको जो है वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे मीटाडिन वगैरह या रेनिटिडिन जो है वो उसके हिसाब से हम उसको रात में दे देंगे। उसको हम कहेंगे कि मॉर्निंग के अंदर वो अपनी तमाम ड्रग्स लेके आए। जैसे ये एस ले रहा है तो एस को मैं चाहूंगी कि मैं उसको मॉर्निंग पे वो ना ले, क्योंकि ये मल्टीपल ड्रग्स ले रहा है। तो एस्पिरिन जो है वो भी कंटिन्यू रहेगी, उसका भी कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जब हम प्री ऑप डिस्कस करें तो हम पेशेंट को के साथ जो है वो पोस्ट ऑप पेन के ऑप्शंस को डिस्कस कर लेंगे कि हम किस तरह उसको करना चाहेंगे ठीक है। और पहला रिकवरी की पहला उसको। जो सबसे कॉमन सा सवाल है जो हर पे पूछेंगे, हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर लेरिंगोस्कोपिक स्ट्रेस रिस्पांस को आप कैसे ब्लंट करेंगे? सर सबसे पहले तो ये है कि हम मिनिमम लेरिंगोस्कोपी टू इंट्यूबेशन टाइम रखेंगे लेस देन 15 सेकेंड्स का। उसके बाद मैं चाहूंगी कि मैं पेशेंट को जो है वो 90 सेकेंड्स बिफोर इंट्यूबेशन जो है, अप्रोक्सीमेटली 60 to 90 सेकेंड्स बिफोर इंट्यूबेशन 1.5 mg जो है वो लिग्नोकेन दे दूँ। साथ में उसको 2 माइक पर केजी का जो है वो फेंटेनिल दूंगी प्रोफो इंडक्शन टाइम के ऊपर, ओपियोइड बेस्ड करेंगे तो। ठीक है। और इसके अलावा कोई ऑप्शन है? जी सर, ऑप्शन में हमारे पास एस्मोलॉल भी हो सकता है 0.5 mg पर केजी, रेमीफेंट भी हो सकता है 0.5 mg पर केजी। उसके अलावा हम डोज जी देखो, जब ये हो तक जब डोज अगर वो ना पूछें तो आप 1 मिनट के लिए वेट कर सकते हो। कॉमन ये अभी आपने एक डोज गलत बताई है, आखिरी जो डोज बताई है वो तो आपने कौन गलत सी वाली बताई। रेमी फैंटानिल की सर, रेमी डोज की? इतनी थोड़ी होती सर है। रेमी मेरे से में फैंटानिल की 0.5 ही। नहीं 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 नहीं, ये तो माइक्स में होती है। जी माइक्स में होती है, 0.5 माइक्स होती है। 0.5, ये इवन इससे भी कम। ठीक है ना, 0.1 टू 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ठीक है ना, हम्म। ये इसकी वैसे डोज होती है। स्मॉल बोला था तो कहते हैं बस होता है। सर यार स्ट्रेस ये की डोज देखो, इससे कम है। नहीं नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब देखे ना, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, आपको अगर आती है तो आप जरूर बताएं, मुझे भी भूल गई है बोलस में कितनी देते हैं, क्योंकि बोलस में कभी यूज नहीं करनी होती ना, आमतौर पे ये नहीं इन्फ्यूजन तो में दी इन्फ्यूजन जाती भी है। करती। तो जी सर। इसलिए मैं बताने का मैसेज ये है कि बिला वजह अपने आप को जी सर। मुसीबत में नहीं डालना। ठीक है, ये कोई ठीक फेलियर है पॉइंट सर। नहीं है। आप कहें कि अकॉर्डिंग टू हार्ट रेट टाइट्रेट करेंगे, ये सेफ आंसर है। ठीक है सर। ठीक है ना, अगर आपको डोज भूल जाती है ठीक ना, है। तो बजाय इसके ये कि गलत डोज बोलें, आप उसको ये कहें कि इसके में क्योंकि वेरिएशन है, तो अकॉर्डिंग टू द हार्ट रेट वी कैन टाइट्रेट द डोजेस ऑफ, वी कैन मेक अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको आपने ठीक है सारा सर। कुछ आपको पता है, बीटा ब्लॉकर भी बता दिया है आपने, फैंटानिल भी बता दिया है आपने, सब कुछ बता दिया है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आपने मॉनिटरिंग की बता दी थी बात, स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 इसके अंदर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की एज सच जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बिल फर्ज होगी तो आर्टीरियल लाइन की जरूरत पड़ सकती है। और अगर नॉट नॉट लैब कोली के अंदर तो फोलिस की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अगर कोई प्रोसीजर लंबा होगा तो आप उसके अंदर ये दो हैं जो आप एक्स्ट्रा बता सकते हैं। इसके अलावा जो है वो क्या उसको कहते हैं, कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग हुई उस सूरत में कि अगर कोई ऐसी है जिसके अंदर आपको कोई एडवांटेज हो। ठीक है, सेम सेम जी। चीज जो है, सेम चीज आप रिकवरी के वक्त भी बता सकते हैं, यही चीजें एक्सट्यूबेशन के वक्त है। ठीक है। अच्छा, मल्टी मोडल एनाल्जेसिया इस पेशेंट में कैसे देंगे? सर क्यों देंगे? कैसे देंगे? आपने इराज ठीक है। का नाम लिया है ना, तो इराज के रेफरेंस जी से जी तो सर। मल्टी मोडल एनाल्जेसिया है। ठीक है, और जी दूसरी सर। अब आपकी इराज से एक चीज ऑपोजिट आ गई है, ओपियाइड्स एंड इराज इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, जी सर। अगर आपने इरास बोला है ना, तो उसमें के अंदर तो ओपियाइड स्पेयरिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, जी सर। और ये तो हम्म। ये तो खैर ये तो खैर फीमेल पेशेंट नहीं थी, यहाँ पर हमारे मेल पेशेंट था, लेकिन अगर फीमेल पेशेंट होगी तो उसके अंदर PONV के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जी उसके अंदर सर। तो आप ऐसी चीज दे रहे हैं कि जिससे PONV भी कम हो, आपकी क्या नाम है उसका, ILS के चांसेस भी कम हो, तो यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द थिंग्स, तो उसके अंदर फिर ओपियाइड बेस्ड एनेस्थीसिया और इराज दोनों चीजें कंट्रास्टिंग है। ठीक है, तो ये जरा थोड़ा जी सा सर। इस चीज का ध्यान कर लेना है। तो आप क्या बोलेंगे, ठीक पैरासिटामोल है। दे सकते हैं? सर सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि जो पोर्ट्स जो है उसको सर्जन से हम इन्फिल्ट्रेट करवा दें लोकल एनेस्थीसिया से। उसके हम्म। बाद हम पेशेंट को या हम उसके अलावा हम पेशेंट को जो है वो पैरासीटामोल भी दे सकते हैं और एनसेड्स भी दे सकते हैं, टोराडोल दे सकते हैं। और साथ जो है वो हम पेशेंट को
कोई ब्लॉक नहीं, वो तो हम लोकल एनेस्थीसिया से इन्फिल्ट्रेट करा दिया। वैसे लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर इतना पेनफुल नहीं होता, वो इट विल बी नहीं, सफिशिएंट। अगर आप उनको देखें, अब ये दो तरह से वो पूछ सकते हैं आपसे कि आप क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। ये दोनों आंसर में थोड़ा सा आप कर सकते हैं। आप टैब ब्लॉक लगा सकते हैं, आप पहले उसको टैब ब्लॉक लगा जी दें। तो पोर्ट शोर्ट की पेन, ठीक है। तो पोर्ट की पेन के लिए ही तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैब ब्लॉक। तो इट इज़ नॉट अ बैड, प्रैक्टिकली कोई भी नहीं करने देगा, सर्जन फौरन घुस जाएगा अंदर। लेकिन बेसिकली आप कह सकते हैं ना, या आप एटलीस्ट ये कह दें कि भाई क्योंकि जो ट्रोकार की इंसर्शन इज अ पेनफुल प्रोसीजर, तो आई विल मेक श्योर दैट आई हैव अचीव गुड लेवल ऑफ एनेस्थीसिया एंड मैक बार। ठीक है ना? अगर आपका मैक बार ठीक अचीव हुआ हुआ है तो चांसेस ऑफ जो वेजोवेगल रिस्पॉन्सेज हैं वो चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है? है। तो जी सर। एक्चुअली अगर आप उसको अच्छा वो करेंगे तो वो उसके चांसेस कम होंगे। फिर उसके बाद पैरासिटामोल आपने बता दिया, एनसेड्स बता दिया है। और आपने जब पहले जो ये पैरासिटामोल और एनसेड्स के साथ दो लफ्ज याद रख लें, कहीं बोलने की जरूरत पड़े तो बोल सकते हैं। एक प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया है, ठीक है, कि आप प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया दे सकते हैं विद पैरासिटामोल एनसेड्स इवन बिफोर सर्जरी, बिफोर जी। इंडक्शन। ठीक है? तो बिफोर आप इंडक्शन सर? यस तो यस सर प्रीएम्प्टिव में इसमें हमें फिर केटामिन की बात नहीं करनी चाहिए, 0.2 वाली? बिल्कुल, आप केटामिन भी बोले, केटामिन भी बोले। केटामिन इज ऑल्सो प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया, केटामिन भी है। उसके बाद आपका जो और इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, वो आप अगर ओपियाइड के बजाय आप डेक्समेडिटोमेटिन यूज करें तो वो भी एक ऑप्शन है। सर ठीक है? डेक्समेटाटोमेटिन एल्जेसिक तो नहीं है ना? डेक्समेडिटोमेटिन मतलब एनाल्जेसिक बहुत नहीं कम है है, उसकी एनाल्जेसिया। सर उसका बहुत कम एनाल्जेसिया। एडजंक्ट के तौर पे ये बहुत अच्छा एनाल्जेसिक। ठीक है? अभी अगले अगले नेक्स्ट मंडे को ना मेरी वो पीएसए के फोरम पे ओपियाइड फ्री एनेस्थीसिया के ऊपर डिस्कशन है। एक्चुअली आई हैव ऑलमोस्ट डिलीटेड यूज ऑफ ओपियाइड्स इन माय प्रैक्टिस। मैं नहीं यूज करता ओपियाइड्स। अच्छा सर, हमने जब भी डेक्स को एज अ पेन उसमें यूज करने की कोशिश की है तो हाँ, हमारा ये इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं रहा, तो शायद खैर चलिए आगे एनीवेज, आ जाते हैं। बहरहाल डेक्समेडिटोमेटिन इज अल्फा 2 एगोनिस्ट, सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक। और बेसिकली अगर आप उसको कहेंगे ना कि एनाल्जेसिक नहीं है, तो एक्चुअली इट्स नॉट हम्म एनाल्जेसिक, इट इज। हम्म इसका क्या, ये जो पेन के जो 4 स्टेप्स होते हैं, एक ट्रांसडक्शन होता है, एक ट्रांसमिशन होता है, एक मॉड्यूलेशन होता है, और एक परसेप्शन होता है। ठीक है? आई एम हम्म सॉरी फॉर माय बैड राइटिंग, ट्रांसमिशन। तो ये किसके ऊपर एक्ट करता है, डेक्समेडिटोमेटिन? सही। सही, परसेप्शन पे, ब्रेन वाले पे ना, अल्फा 2। ब्रेन वाले पे, और मॉड्यूलेशन भी। बेसिकली जो जो रिस्पॉन्स टू पेन होता है ना, ये उसके ऊपर है। जो रिस्पॉन्स टू पेन है, जो पेन को इसने पाथवे को कुछ नहीं किया इसने, लेकिन इसने क्या किया कि जो पेन का रिस्पॉन्स टू पेन है वो थैलेमस के जरिए हो रहा है, वो ब्रेन के जरिए भी परसेप्शन भी हो रही है, परसेप्शन और मॉड्यूलेशन दोनों आ जाते हैं इसमें। तो बेसिकली ठीक है। जो हार्ट रेट बढ़ना है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ना है, ये उसको रोक देगा। ठीक है? जी सर। तो ये एक है। फिर उसके अलावा एक ऑप्शन आप बताएं, क्योंकि अब ये दुनिया पहुंच गई है, तो आप ये बता सकते हैं लाइडोकेन इन्फ्यूजन। ठीक है? उनसे कहें कि नॉट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन आवर सेंटर्स, बट लाइडोकेन इन्फ्यूजन इज बीइंग यूज्ड एज membrane stabilizing, blunting the stress response to surgery. Okay? Of course you have to rule out any contraindication. तो लाइडोकेन इन्फ्यूजन, लेकिन शुरू में ना बोले। अगर वो आपसे मल्टी जी मॉडल, ये मैं आपको मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया के रेफरेंस से बता रहा हूँ। आप लोग एग्जाम के रेफरेंस से आपको ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर, क्योंकि ये जो न्यू टॉपिक्स है ना, या जो एक समझ ले कि जो एक टॉपिक होता है कि जो थोड़ा सा न्यू है, तो उसके अंदर ओपियाइड फ्री एनेस्थीसिया भी पूछा जा सकता है। उसके अंदर जो है ना, ये आपकी इरास भी पूछा जा सकता है। उसके अंदर जो इरास के रेफरेंस से ये मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया की जो है ना, ये वो बात है। तो अनलेस ज़रूरत ना हो तो ना बोलें। ये मैं आपको बता भी रहा हूँ, और साथ ये भी कह रहा हूँ कि जब तक वो आपसे इस लेवल तक ना पूछें और करके, तो आप उसको ये कह दें कि देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स टू ओपियाइड्स, और देयर आर सो मेनी ways which people are using with reference to ERAS protocol and opioid free anesthesia। क्योंकि उसके अंदर आपका लाइडोकेन की इन्फ्यूजन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, केटामीन है। ठीक है?
और ये प्रेसिडेक्स है, ये उस रेफरेंस से, ठीक है। तो ये देखें, ये जी सर। 15 जो तकरीबन इसी से मिलता जुलता आपका वाइवा होगा। ये जो हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, जो आपका जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज है ना, तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर इटियोलॉजी डिफरेंट, देखें हर के अंदर इटियोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। इटियोलॉजी उसके अंदर क्या है जी, रोमैटिक हार्ट डिजीज है, या अगर रिगर्जिटेशन है तो वो इस्केमिक रिगर्जिटेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो मेनली जो है उसके अंदर ये चीज़ है। तो आपका वेल्व का साइज पूछेंगे, वेल्व की जो अगर स्टीनोसिस है तो आपने उसका जो है वो ट्रांस वेलुलर प्रेशर ग्रेडियंट पूछना है, और आपने वेल्व का साइज पूछना है। अगर रिगर्जिटेशन है तो आपने रिगर्जिटेशन फ्रैक्शन देखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखना है कि कितना उसकी वजह से एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है। एंड ऑर्गन डैमेज यहाँ पर क्या होगा, या तो हार्ट फेलियर होगा या पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। अल्टीमेटली यही, चाहे जो मर्जी आप निकाल लें, वैल्वुलर हार्ट डिजीज अल्टीमेटली उसके अंदर हार्ट फेलियर हो रहा है, या फिर उसके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर। और उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्लॉट है, वो किस चैम्बर के अंदर, लेफ्ट एंट्री इसके अंदर लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्लॉट जमा हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर एंटीकोएगुलेशन की बात आ गई। अदरवाइज बाकी सारी बातें यही हैं जो आज हम लोगों ने डिस्कस की। हाइपरटेंशन के अंदर जो बातें, वही सारी बातें इसके अंदर वेल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर, ठीक है। तो मतलब लॉन्ग केस के अंदर वो जो डाटा देंगे ना, उसकी इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरा वो उस छोटी सी उस चीज के पीछे आप ना परेशान हो कि जो है वो उन्होंने कौन सा क्या नाम है उसका, कोई एक माइनर से क्वेश्चन के ऊपर वो आपको परेशान कर देंगे, नहीं होगा ऐसा। ऐसा नहीं होता। आप अगर सिस्टेमिक है ना, सिस्टमैटिक हैं, और वहां पर जो आपको हिस्ट्री मिल रही है, तो जहन में रखे बात कि आप, मेरा मशवरा, मैं सबको यही बात बताता हूँ, मैं आपको भी, लोगों को भी यही कहूंगा कि बजाय इसके कि आप वहां पर कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड काम करने की कोशिश करें, ट्राई टू बी नॉर्मल, ट्राई टू बी नेचुरल। क्योंकि अगर आप नेचुरल रहेंगे ना तो आप चीज़ें भूलेंगे नहीं। अगर आप वहाँ पर कोई फैंसी किस्म के काम किया, फैंसी किस्म के चक्करों में, अक्सर लोग, जो मैंने खुद देखा है लोगों को, कि वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं। वाइवे के अंदर क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल के आप उसमें लॉन्ग केस के अंदर ना पेशेंट से हिस्ट्री नहीं ले सकते 10 मिनट में। आपको 10 मिनट में हिस्ट्री लेनी है। तो आपको, जब तक आपको ये क्रिस्टल क्लियर पाथ नहीं पता कि लिवर के आपने कौन से सवालों को पूछ के लिवर को रूल आउट करना है, कौन से सवालों को पूछ के किडनीज को रूल आउट करना है, कौन से सवालों को आपने हार्ट और लंग्स के लिए पूछना है, कौन से सवालों को आपने हर डिजीज के रेफरेंस से, आपने वीकनेस के रेफरेंस से क्या सवाल पूछने हैं, वो 20 25 30 सवाल है। वो वहां पर कोई भी पेशेंट है, वो आप सवाल जल्दी जल्दी पूछ लें, और जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसको डिटेल से पूछ लें। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, कैसे शुरू हुई, कब से शुरू हुई, कैसे ठीक होती है, कैसे बढ़ती है, और उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं। ये अगर आप तरीका वहाँ पे अपनाएंगे, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 10 मिनट में जो इंपॉर्टेंट बातें, और आजकल जैसे पेपर अगर पेशेंट है ना, तो उसके अंदर फाइंडिंग तो कोई आपको मिलेगी नहीं, तो एग्जामिनेशन में इतना सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपका सिर्फ तरतीब देखना चाहेंगे, तो जो बैठ के काम करने हैं वो बैठ के काम कर लो, जो लिटा के काम करने हैं वो एब्डोमेन और जो चेस्ट है उसका एग्जामिनेशन एक साथ कर लें, उसका उसकी पैल्पेशन और परकशन एक साथ कर लें। जो बैक पे काम करने हैं वो बैक पे काम एक साथ कर लें। जब आपने इंट्रोडक्शन करके हाथ मिला के जब एग्जामिनेशन शुरू किया है, तो आप जो हाथों में चीज़ें देखनी है वो हाथों में देख लें, और हाथों से ऊपर आते जाएं। आप एल्बो पे आ जाएँ, आप एक्सिला में चले जाएँ, आप नेक पे आ जाएँ, आप जब आप फेस को देख रहे हैं तो आप आई, जो अगर कोई व्हाट्सएवर आप न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आप देखना चाहते हैं, वो भी वहीं पे देख के फारिग हो जाएँ। वो आपने उसको बैलून करवा लें, उसको जो है गैग रिफ्लेक्स करवा लें, आपने वहीं पर ही एयरवे को देख लिया। तो उसका एडवांटेज ये, और जो चेस्ट का एग्ज़ामिनेशन है या उसका एग्ज़ामिनेशन है, वही 2-3 चीज़ें हैं सिर्फ़। वही परकशन है, वही ऑस्कल्टेशन है, वही वोकल फ्रैबिटस है, इस चीज़ को सर पे नहीं सवार करना। वहाँ पर अगर आपको ये लगेगा ना कि मैंने अगर ये चीज़ मिस हो गई तो मैं फ़ेल हो जाऊँगी, तो फिर आप फ़ेल हो जाएँगे। लॉन्ग केस के अंदर कॉन्फिडेंस ही जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? मैं अपने, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा तजुर्बा है इसका। लेकिन लॉन्ग केस मेरा फ़ेल नहीं हुआ। पहले दोनों दफ़ा में जब फ़ेल हुआ था, मैं टेबल वाइवा में फ़ेल हुआ था। और टेबल वाइवा के अंदर आपको नॉलेज चाहिए होती है। लॉन्ग केस के अंदर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, वो आपको पास कराते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल, आप तो फीमेल जो है उनके लिए मसला नहीं है। फीमेल पेशेंट थी, मैंने कहा पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आ गया, मैंने कहा आई वांट फीमेल अटेंडेंट।
तो गोहर अफशा मेरे साथ आके खड़ी हो गई, आई एम द फीमेल अटेंडेंट, और उसने सर पे खड़े होके मेरा पूरा जो भी मैंने उससे सवाल पूछे, जो भी मैंने बकवास किया, जो भी मैंने एग्जामिनेशन किया, शी वॉज स्टैंडिंग विद मी। ठीक है, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ की। और मैंने लॉन्ग केस के अंदर उसी यही जो मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग केस, परेशान नहीं होने की ज़रूरत वहाँ पर। मैंने एसोफिजेक्टमी मैंने कभी करवाई ही नहीं थी। मैंने कहा आई हैव नॉट डन दिस प्रोसीजर एवर। तो मुझे मेरी अल्लाह जानता है, मेरे फरिश्ते को भी उस वक्त ये नहीं पता था कि एसोफिजेक्टमी थोरेसिक अप्रोच से भी होती है और उसमें डबल ल्यूमेन ट्यूब भी डलती है। मैंने उनको बता दिया, लेकिन जो उसमें वाइवा था वो पूरा उन्होंने जो जिस चीज़ पे ज़्यादा उन्होंने प्रोब किया, क्योंकि वो पेशेंट जो थी वो फीमेल पेशेंट थी, प्रेग्नेंट पेशेंट थी विद एसोफिजेक्टमी। उन्होंने जो प्लान किया हुआ था ना वाइवा, वो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उसके अंदर फिट हो गया था, वो एनीमिया के ऊपर था सारा। तो बेसिकली आपने उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर उसका की सिम्टम क्या है। एक हमारा बहुत ही चैंपियन मेरा दोस्त फेल हुआ था, हीमाचूरिया का कंप्लेन उसने प्रोब ही नहीं की। उस पेशेंट को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन थी और वो डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के अंदर घुसा रहा, और उसका जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी, जिस कंप्लेन के लिए वो हॉस्पिटल आया था, वो हीमाचूरिया था। उसने हीमाचूरिया को प्रोब ही नहीं किया। उसने ऐसी-तैसी फेर दी होगी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की, लेकिन वो हीमाचूरिया पे उसको उन्होंने फँसा के उसको फेल कर दिया। तो बताने का मकसद ये है कि वहाँ पर अपने होशो-हवास को कायम रखें। ख़ास तौर पे आज मैंने जो जो भी आप लोगों से डिस्कशन की है ना, वो लॉन्ग केस के रेफ़रेंस से की है, और वो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि वहाँ पर बजाय जो है ना 30 मिनट, उसमें मेरा आपको मशवरा है कि जिस कोशिश करें कि 10 मिनट में हिस्ट्री आपकी ख़त्म हो जाए। 10 मिनट में आपका एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो जाए, और जो अगले 10 मिनट है ना, उसके अंदर आप बेशक एग्ज़ामिनर से आप इन्वेस्टिगेशंस भी माँगें, और आपके दिमाग में हो कि इस पेशेंट में ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि सीएनएस की क्या प्रॉब्लम है, इस पेशेंट के अंदर रेस्पिरेशन की क्या प्रॉब्लम है, रिस्क फैक्टर्स निकालते जाएँ। और वो रिस्क फैक्टर्स अगर आपको निकलते जा रहे हैं, तो अब आपका वाइवा उसी से ही गवर्न होगा। क्योंकि वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं चीज़ पूछेंगे। लिवर का पेशेंट है तो वो लिवर से मुतालिक आपसे पैथोलॉजी पूछ सकते हैं कि भाई लिवर फेलियर कैसे होता है, लिवर के अंदर डिस्फंक्शन कैसे होता है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस कर गया मैं भी, और मेरे भी दिमाग में नहीं आई, और राबिया आपने भी नहीं बताया। आप कोलेस्टेक्टमी के पेशेंट के अंदर आपने एलएफटीज़ का नाम नहीं लिया, मैंने भी नहीं याद कराया। आपने आरएफटीज़ बोला था, लेकिन आपने एलएफटीज़ नहीं बोला था, ठीक है? तो ये जब वहाँ पे पहुँचे तो मुझे याद आया कि कोलेस्टेक्टमी के अंदर हमने लिवर फंक्शन टेस्ट की बात नहीं की थी, ठीक है? तो एक्चुअली क्योंकि टाइम थोड़ा था, अब बहुत रात भी हो गई है, तो बाकी ये है कि आप लोग इंशाल्लाह मैं अगले चंद दिन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। किसने ज़िक्र किया था एंटीकोएगुलेंट्स का? एंटीकोएगुलेंट्स देखें, एंटीकोएगुलेंट्स दिए जाते हैं इसके अंदर क्लॉट के अंदर, या कुछ और किया जाता है? जी राबिया, आपने बोला था ना एंटीकोएगुलेंट्स का? अगर उसकी कोई क्लॉट्स हैं तो फिर हम स्टार्ट नहीं करेंगे एंटीकोगुलेंट एंटीकोएगुलेंट्स ये या बेसिक बिल्कुल आप एंटीप्लेटलेट्स आपकी बिल्कुल बात इंटरमिटेंट सही है। क्लॉटिकेशन की वजह हाँ, से। आपकी बात बिल्कुल सही है। एस्पिरिन बोल दिया था युसरा ने कि जो है ना एस्पिरिन उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो एक्चुअली बेसिकली बात ये है कि आप ये चीज़ जो है ना इसके अंदर ये एंटीकोएगुलेंट्स और एंटीप्लेटलेट्स के रेफरेंसेस ज़हन में रखें बात। ये जनरल रूल है। ऑलवेज वी हैव टू आउटवे रिस्क वर्सेस बेनिफिट विद रेफरेंस टू थ्रोम्बोसिस रिस्क एंड ब्लीडिंग रिस्क। ठीक है? अगर थ्रोम्बोसिस का रिस्क ज़्यादा है, तो तब आपने जो है वो, और थ्रोम्बोसिस का रिस्क भी ज़्यादा है, ब्लीडिंग का रिस्क भी ज़्यादा है, तो फिर आपने ब्रिज करना है, ठीक है? और डेफ़िनेटली अगर पेशेंट एंटीकोएगुलेंट्स पे या एंटीप्लेटलेट्स पे है, जैसे क्लोपिडोग्रिल है, ये इसके अंदर ज़्यादा मेरा ख़्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहा ये मेरा वीक टॉपिक है, मुझे याद नहीं है इतना अच्छी तरीके से, बर्जर्स डिज़ीज़ या इसकी ये जो होती है आपकी पेरिफेरल वास्कुलर डिज़ीज़ में, आई थिंक एंटीप्लेटलेट्स का ज़्यादा रोल है, एंटीकोएगुलेंट्स की बजाय, ठीक है? क्योंकि वो होता है बेसिकली डीवीटी के रेफरेंस। डीवीटी के रेफरेंस से एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, और जो ये जो आर्टीरियल क्लॉट होता है ना, इसके अंदर आई थिंक एंटीप्लेटलेट्स का ज़्यादा रोल होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये कंफर्म कर लें आप इस चीज़ को। दूसरे सारा ताहिर आपने बोला था ना ASA3, तो मैं थोड़ा-सा खुद भी अब कन्फ्यूज़ हूँ। मेरे हिसाब से ASA2 बनता है, लेकिन वो बेसिकली ये है कि ये क्योंकि डिज़ीज़ पैथोलॉजी चल रही है ना, तो अगर उसको बेसिकली जो ASA स्टेटस है ना, इट इज़ विद रेफरेंस टू मेडिकल डिज़ीज़ affecting the body systems.
तो बेसिकली ये अब मतलब यानी कि वो आप ए से 2 या ए से 3 में डिफाइन करेंगे विद रेफरेंस टू कि उसकी कितनी पैथोलॉजी है, ठीक है? ये जहाँ तक मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है क्योंकि 12 बज गए हैं, आप लोग रेस्ट करें इंशाल्लाह। और पहला रूल नंबर 1 याद रखें कि डोंट फील अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कल इंशाल्लाह मज़ीद कोई जो भी टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो मुझे आप मैसेज कर देना। कल अब्दुल समी, अब्दुल शकूर आपने बोलना है इंशाल्लाह, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच और इंशाल्लाह फिर